मशरूम उत्पादन किसानों के लिए अधिक आमदनी कमाने का जरिया बन गया है और इसे किसान बहुत कम लागत में आसानी से कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही सफल किसान शंकर कुमार से मिलवाते हैं, जो अपने परिवार के साथ मिलकर मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं और इससे अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं सबसे पहले बिरसा एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग लिया। वहाँ का साइंटिस्ट लोग से संपर्क में रहते हुए वहाँ का गाइड के साथ इस बटन मशरूम का उत्पादन किए हैं। मेरा रूम का साइज़ है 15 बाई 10 का है। इसमें से बेड तैयार किए हैं 3 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा का। ये रो में है, जो कि 3 रो एक तरफ और 3 रो दूसरी तरफ करके बनाए हैं। बटन मशरूम के लिए सबसे पहले जो ट्रेनिंग होता है 1 महीना का होता है। हम सबसे पहले सितंबर में 1 महीना का, सितंबर से अक्टूबर ट्रेनिंग लिए बिरसा एग्रीकल्चर में। उसके बाद तुरंत ही अपना बटन मशरूम लगाने के लिए तैयारी में जुट गए। वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद में ही जैसे जैसे वहाँ करते गए वैसे वैसे मैं अपना घर में तैयारी करते गया। धीरे धीरे मेरा ट्रेनिंग भी ख़त्म हुआ और इधर मेरा कंपोस्ट भी बन के तैयार हो गया। कंपोस्ट तैयार होने के बाद में मैं बिजाई तुरंत कर दिया, जो कि सर लोग के संपर्क के साथ ही मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। इस बार तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया है, लेकिन अगले बार सीख गए हैं तो अगले बार बृहद रूप में, बड़े रूप पैमाने पर बटन मशरूम का मैं खेती करेंगे। ये किसान ट्रेनिंग के बाद पहली बार लो कास्ट तकनीक में बटन मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। 10 गुना 15 मीटर के कमरे में 5 क्विंटल कंपोस्ट पर बटन मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, जिसकी बिजाई 15 अक्टूबर को की थी। मेरा बटन मशरूम का खेती जो कि 10 बाई 15 का रूम में है, इसका मैं कंपोस्ट बनाने, बांस बल्ली रेक बनाने में और जो केसिंग वगैरह जो करने में 15,000 का खर्चा लगा है। अब इसका में जो मेरा मुनाफा हो रहा है, अभी तो 1.5 कुंटल निकल चुका है और 200 रुपये किलो के हिसाब से 1.5 कुंटल का करीब 30,000 हो जाता है और 1.5 महीना हुआ है। तो 1.5 महीना इसका 3 महीना का चलता है, निकलते रहता है। जब तक गर्मी ना पड़े तब तक ये निकलेगा। मतलब मार्च में जितना पूरा मार्च यदि गर्मी ना आता है तो पूरा मार्च तक निकलेगा और आधा मार्च तक यदि नहीं गर्मी पड़े तो आधा मार्च तक निकलेगा। यह मशरूम बिजाई करने के लगभग 35 से 38 दिन बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और लगातार 2.5 से 3 महीनों तक उपज मिलती रहती है। अभी तक ये 1.5 क्विंटल उपज ले चुके हैं, यानी 1 क्विंटल कंपोस्ट से अभी तक का औसतन 30 किलोग्राम उपज ले चुके हैं। अभी फसल चल रही है और इनका मानना है कि 1.5 क्विंटल उपज अभी और मिलेगी। रोज 4 केजी 5 केजी के हिसाब से निकलते रहता है। सप्ताह में लगभग 5 दिन तो मैं तोड़ाई कर रहा हूँ। 1.5 कुंटल अभी निकल चुका है और 1.5 कुंटल और निकलेगा। अभी 30,000 का बेच चुके हैं और 30,000 का बेचाने का उम्मीद है, जिससे कि 60,000 का बिक जाएगा। अब इससे जो फ़ायदा होता है सब खर्चा काट के, वो लगभग 45,000, 40 से 45,000 का शुद्ध रूप से मेरा लाभ हो रहा है। निश्चित रूप से इनका मैनेजमेंट काफी अच्छा है, जिसकी वजह से 1 क्विंटल कंपोस्ट से 60 किलोग्राम तक की उपज ले रहे हैं। अब 5 क्विंटल कंपोस्ट से लगभग 300 किलोग्राम तक उपज की पूरी संभावना है, जिससे 200 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 60,000 रुपए की आमदनी होगी। अब 15,000 रुपए लागत को हटा दिया जाए तो 5 क्विंटल कंपोस्ट से 45,000 रुपए की शुद्ध आय बहुत ही अच्छी आय है। इस बार तो छोटे रूप में किए हैं, ट्रेनिंग था इसलिए देखने के लिए। अब इसे हम पूरी तरह से सीख गए हैं, जो कि अगले बार बड़े पैमाने पे करेंगे। जो अभी एक रूम में कर रहे हैं, अगले बार ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इस बार 2023 में किसान मेला में मुझे सम्मान पुरस्कार भी मिला है। किसान मेला एग्रोटेक के द्वारा सम्मान पुरस्कार भी मिला है
मशरूम के अच्छा उत्पादन के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बटन मशरूम की आज काफी मांग है। आप भी अगर उगाना चाहते हैं तो पहले बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। लो कास्ट तकनीक में इसका उत्पादन करने से पहले आप कृषि संस्थाओं से संपर्क करके ट्रेनिंग जरूर लें। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी उत्पादन की तकनीक को विशेषज्ञों और सफल किसानों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। ड्रैगन फ्रूट की खेती उष्णकटिबंधीय अथवा उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती एवं अच्छी उत्पादकता के लिए उपयुक्त तापमान का होना भी जरूरी है। और अभी अपने प्रदेश के जिन किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की फसल लगा रखी है, अभी इस समय फसल में कुछ कार्यों को करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन आदि। तो किसान इन सभी कार्यों को किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। किसान भाइयों जोहार। आप तो लगाते ही हैं कि एक बार लगाओ और 20 साल तक 15 साल तक उसमें फल पाओ। तो फल के पेड़ के दृष्टिकोण से आप जो पौधरोपण करते हैं वो तो इसी दृष्टिकोण से करते ही हैं। हम अभी बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट का। ड्रैगन फ्रूट जो बेस कीमती है और झारखंड के जलवायु के परिप्रेक्ष्य में बहुत वेल सूटेड क्रॉप है। ये नया है झारखंड के लिए, हम लोग एक तरह से नई तरह से रिकमेंड कर रहे हैं और बहुत इसकी उत्पादकता भी अच्छी है। किसान भाइयों, अगर आप ड्रैगन फ्रूट लगाए हैं और अगर उसकी उम्र दो से अधिक साल की है, लगभग 2 साल की है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ड्रैगन फ्रूट जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक तरह से कहिए कि गर्म प्रदेश वाला फल है। इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन खाद वगैरह मिले, फल इससे लेना है तो शरीर अच्छा रहेगा, तभी इसकी उत्पादकता अच्छी होगी। इस फल के पौधों को दूसरे पौधों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। फूल आने एवं फल के विकास के समय खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तो अभी आप क्या करें कि जाड़ा को सहन किया है, अब इसकी बढ़वार होगी। तो अभी आपको क्या करना है कि अगल बगल जितने खरपतवार हैं उसको निकाल दें, उसकी कोड़ाई कर दें, पौधे के चारों तरफ कोड़ाई कर दें। और मैं तो कहूँगा कि 10 दिन के लिए छोड़ दें, कोड़ाई करके 10 दिन के लिए छोड़ दें। वो सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं, आप उसकी चिंता मत करिए। 10 दिन छोड़ने के बाद 10-15 दिन तक आप छोड़ सकते हैं। उसके छोड़ने के बाद उसमें एक भूख जैसी जगेगी और मिट्टी में अगर कोई रोग जनित बैक्टीरिया या फंगस या इस तरह के कुछ हैं तो वो मर जाएंगे या ज़मीन के नीचे चले जाएंगे। तो ये उनका दुष्प्रभाव पौधे पे नहीं पड़ेगा। तो ये फायदा है। ड्रैगन फ्रूट में अधिकतम उत्पादन के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 277 पौधे लगाए जा सकते हैं। ट्रिमिंग व प्रूनिंग पौधों की सीधी वृद्धि एवं विकास के लिए इनको लकड़ी व सीमेंट के खंभों से सहारा प्रदान करना चाहिए। अपरिपक्व पादप तनों को इन खंभों से बांधकर शाखाओं को सीमित रखते हुए 2 से 3 मुख्य तनों को बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद इसके ढांचे को गोलाकार रूप में सुरक्षित कर लेना चाहिए। अब उसके बाद आप जो कोड़ाई किए हुए हैं, कोड़ाई के 15 दिन के बाद आपको खाद देना है। तो गोबर की सड़ी हुई खाद आप उसका इस्तेमाल करें या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोबर की सड़ी हुई खाद लगभग 15 किलो प्रति पौधा के हिसाब से आपको देना है। वैसे तो हम बार बार कहते हैं कि मिट्टी जांच आप करा लें।
मिट्टी जांच कराने से ये होगा कि किस चीज़ की कितनी कमी है, उसी हिसाब से हम उसको उसकी सप्लाई करते हैं। लेकिन जो कार्बनिक खाद है, जो आपका जैविक खाद है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा भी दे देंगे तो हानिकारक नहीं होगा। इसलिए हम, अगर आप मिट्टी जांच नहीं कराए हैं तो मिट्टी जांच करा लें, और बिल्कुल संभावना है कि इसका रिजल्ट अभी नहीं आ पा रहा है तो खाद देने की ज़रूरत है, इसलिए कि बरसात में उसमें फूल लगेंगे तो स्वस्थ पौधा होगा, तभी स्वस्थ फूल और फल लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। इसलिए आपको अभी देख रेख करने की ज़रूरत है। तो आप प्रत्येक पौधा आप करीब 15 किलोग्राम प्रति पौधा के हिसाब से जड़ के किनारे किनारे आप देख लें कि उसकी कैनोपी कितनी है, मतलब वो एरिया जो है वो ऊपर में हवा में कितना दूर तक फैला हुआ है, तो उतना ही दूर का एक वृत्त जैसा खींचें और सेंटर को आधा करें। सेंटर पॉइंट आपका हो गया जो सीमेंट का या आप आयरन का रॉड गाड़े हुए हैं जिस पे वो चढ़ा हुआ है बीच वाला, तो वो रॉड का जितना त्रिज्या है उसका आधा करके, और उसके आधा करने के बाद वो करीब करीब 1 फीट गहरा आप लाइन बनाएं, आधा फीट चौड़ा वो गड्ढा खोदें, वृत्ताकार, वो निश्चित रूप से वृत्ताकार होगा, और उसमें आप 15 किलोग्राम प्रति पौधा के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद आप डालें। गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ साथ आपको नीम या करंज की खल्ली भी 2 किलोग्राम, लगभग 2 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डालना है, क्योंकि गोबर की सड़ी हुई खाद में कीड़े वगैरह लगने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि बहुत सड़ी हुई हो फिर भी, तो उस संभावना को कम करने के लिए हम नीम और करंज की खल्ली डालते हैं। ड्रैगन फ्रूट में कीट और व्याधियों का प्रकोप कम होता है, फिर भी इसमें एंथ्रेक्नोज और थ्रिप्स कीट का प्रकोप देखा गया है। एंथ्रेक्नोज के रोग नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। थ्रिप्स कीट के लिए एसीफेट दवा का 0.1% की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो ये ऐसे आप करेंगे तो निश्चित रूप से बरसात में जो आपका फसल का, और गर्मी के दौरान जो फसल का बढ़वार होगा, उसकी शारीरिक बढ़वार होगी वो ज़्यादा होगी, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो फूल की संख्या ज़्यादा होगी। फूल की संख्या ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से फल ज़्यादा होगा और अंततः आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में किसान खेती और उससे जुड़े तमाम कार्य को करते हैं, जिससे किसानों को अच्छी आय मिलती है। और हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको समय समय पर खेती और उससे संबंधित तमाम जानकारियां देते रहते हैं, जिसे अपनाकर आप लाभान्वित भी होते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं अप्रैल माह में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में। तो आप अप्रैल माह में कौन कौन से कार्यों को किस प्रकार से करें, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अप्रैल माह में किए जाने वाले कृषि कार्य। मिट्टी परीक्षण। किसान भाइयों, भूमि में पोषक तत्वों की कमी जानने के लिए मृदा परीक्षण करवा लें। अप्रैल माह में खेत खाली होने पर मिट्टी के नमूने ले लें। किसान भाइयों, 3 वर्षों में एक बार अपने खेत का मिट्टी परीक्षण अवश्य करवाएं, ताकि मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा और फसलों में कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में डालनी है इसका पता चल सके। एक खेत से प्राप्त मिट्टी के नमूने को आपस में मिलाकर नियम अनुसार उसमें से लगभग 500 ग्राम भार एक थैले में भरकर पूरे विवरण के साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। अन्न भंडारण। खरीफ के फसलों के दानों को कीड़े बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे बचाव के लिए अन्न को धूप में अच्छी तरह से सुखा लें और साफ कर लें। गोदाम में सुराख और दरारें अच्छी तरह से बंद कर लें। नई बोरियां प्रयोग में लें। फसलोत्पादन।
किसान भाइयों, इस माह में बोई गई गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है। उसके समय से कटाई मड़ाई प्रबंधन कर लें। देर लगने पर कभी कभी वर्षा या ओला गिरने से भारी नुकसान हो सकता है। फसल काटने से पहले खरपतवार या गेहूं की अन्य प्रजातियों की बालियों को निकाल देना चाहिए, जिससे मड़ाई के समय इनके बीज गेहूं के बीज में न मिल पाए। जौ, चना, मटर, सरसों और मसूर आदि की कटाई और मड़ाई पूरी कर दें। सूरजमुखी में दूसरी सिंचाई के साथ मिट्टी चढ़ाने से पौधों के गिरने का डर रहता है। कमजोर या रोगी पौधों को निकालकर पौधों के आपस की दूरी 30 सेंटीमीटर कर दें। सूरजमुखी में हरे फुदके पत्तियों से रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर फास्फेमिडान 250 मिली का छिड़काव करें। उड़द और मूंग की फसल में पत्ती खाने वाले कीटों की रोकथाम करें। बसंतकालीन गन्ना में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। बहुत से किसान गेहूं की फसल काटने के बाद गन्ने की बुआई करते हैं। उन खेतों में पलेवा करने के बाद ही गन्ने की बुआई करें। गन्ने की 2 कतारों के मध्य इस समय मूंग की 1 कतार बोई जा सकती है। गर्मी में चारे के लिए मक्का, लोबिया और कई कटान वाली चरी की बुआई अभी भी की जा सकती है। मक्का और लोबिया मिलाकर बोने से अच्छी गुणवत्ता का चारा प्राप्त होता है। बैगन में तना छेदक कीट से बचाव के लिए नीमगिरी 4% का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करने से अच्छा परिणाम मिलता है। भिंडी और लोबिया की फसल को पत्ती खाने वाले कीट से बचाने के लिए क्यूनालफास 20% 1 लीटर प्रति हेक्टेयर से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। लहसुन और प्याज की खुदाई करें। खुदाई के 10 से 12 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। वर्षाकालीन बैंगन की फसल के लिए नर्सरी में बीज की बुआई इस माह भी कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय फसलों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। पौधों के कमजोर होने पर आवश्यकता अनुसार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें। ध्यान रखें कि यूरिया पत्तियों पर ना गिरे, अन्यथा फसल जल जाएगी। हल्दी, अदरक और सूरन की बुआई के बाद खेत को सूखी पुआल से ढक दें। इससे खेत में खरपतवार का जमाव नहीं होता। नमी संरक्षित रहने से फसल का जमाव भी अच्छा होता है। साथ ही इनके सड़न से खेत में जीवांश पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती है। सूरन की बुआई पूरी माह तथा अदरक और हल्दी की बुआई माह के दूसरे पखवाड़े से शुरू की जा सकती है। अदरक की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 18 क्विंटल, हल्दी के लिए 15 से 20 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले हल्दी और अदरक के बीज को 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल में उपचारित कर लें। फलोत्पादन में आम के गुम्मा यानी कि मालफॉर्मेशन रोग से ग्रस्त पुष्प मंजरियों को काटकर जला या गहरे गड्ढे में दबा दें। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए नैफ्थलीन एसिटिक एसिड 4.5 ml के 4 मिलीलीटर को 15 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करें। लीची के बागों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। लीची में फ्रूट बोरर की रोकथाम के लिए डाइक्लोरोवास आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम, अमरूद, नींबू, अंगूर, बेर तथा पपीता की सिंचाई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है। गांव नैनपट्टी, जिला मधेपुरा के राजकिशोर ने, आपने मूंग की उन्नत बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अब
गर्मा मौसम शुरू हो गया है, तो अब बहुत लोग जो है जो खास करके जो है गेहूं कटने के बाद लगाते हैं। जिसका खेत खरीफ में खाली रह गया तो वो भी जो है मूंग की जो खास करके मूंग की जो बुआई जो है गर्मा में अब लोग करते हैं और कुछ लोग अब करना शुरू भी कर दिए। तो ऐसे में किसान भाई जो इच्छुक हैं कि हम जो चाहते हैं कि हम अपना गर्मा में मूंग लगाएं, तो उसके लिए अभी बहुत अच्छी वैरायटी है जो IPM 205 जिसको विराट के नाम से भी जाना जाता है, या आपको SML 668 है। आप कोई भी मूंग वैसे और जो लोग देसी भी मूंग करते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये दो वैरायटी जो है अभी हमारे बिहार सरकार की तरफ से जो अभी अनुदान पे भी जो दिया जा रहा है, तो इसमें आप जो है इसका आप लेके इसको आप लगा सकते हैं। और इसका बीज दर जो है 20 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको रखना, यानी कि 8 kg पर एकड़ जो है आप बीज का आप बीज ले सकते हैं। और इसको जो है बीज इसको रोपने से पहले, बुआई करने से पहले जो आप इसका बीज शोधन करना अति आवश्यक होता है। तो आप इसको या तो केमिकल फंजीसाइड से या आप जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम से जो है आप इससे कर सकते हैं। जैसे आपको बेवेस्टिन से आप जो 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब जो है आप इसका बीज उपचार करके आप इसको खेत में लगाएं, तो आपको बहुत से बहुत आपको फल और उपज प्राप्त होगा। मूंग की खेती के लिए दोमट से बलुअर दोमट भूमियां जिनका pH मान 7.0 से 7.5 हो, इसके लिए उत्तम है। इसके अलावा खेत में जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ तक फील्ड प्रिपरेशन की बात है तो आप जो भी गेहूं कटने के बाद या उसे जो भी प्रतीक है उसमें भी लगाना चाहिए, तो उससे खेत के जैसे जनरल जो आप देसी हल से या आप रोटावेटर से या कल्टीवेटर से खेत की अच्छी जुताई करें। और इसमें जो भी, क्योंकि ये दलहनी फसल है तो इसमें आप कोशिश करें कि इसमें जो भी है खेत समतल होना चाहिए। और इसमें किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मूंग की फसल में नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटास 20 किलोग्राम और गंधक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय आधार खाद के रूप में उपयोग करें। गोबर का खाद यानी कि हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या वर्मी कंपोस्ट इसका अधिक से अधिक उपयोग करें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का उपयोग जो है दलहनी फसल में बहुत कम मात्रा में किया जाता है। और वैसे अगर आप चाहें तो इसमें 2 kg जो है DAP जो है प्रति एकड़ के हिसाब से, जो प्रति कट्ठा के हिसाब से जो है आप इसमें दे सकते हो। किसान भाई बीज बुआई के समय एक विशेष ध्यान ये भी देना है कि अगर खेत में अगर आपको पर्याप्त नमी नहीं है तो हल्की सिंचाई करने के बाद ही जो है बीज का आप लगाएं, ताकि आपका जर्मिनेशन अच्छा हो सके। आपका बीज का जो मात्रा जो यूज करें उसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हल के पीछे कतारों में बुआई करना उपयुक्त रहता है। तो मूंग फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हुए 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोनी करें। जहाँ तक रोपने का बात है, बिजाई का बात है, तो आप बहुत किसान जो है लाइन सोइंग भी करते हैं, कोई छिटकवा विधि से करते हैं, तो आपकी जो सुविधा हो आप उससे कर सकते हैं। मूंग की फसल में निंदा नियंत्रण सही समय पर नहीं करने पर फसल की उपज में 40 से 60% तक की कमी हो सकती है। फसल व खरपतवार की प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था मूंग में प्रथम 30 से 35 दिनों तक रहती है। इसलिए प्रथम निदाई गुड़ाई 15 से 20 दिनों पर और दूसरी 35 से 40 दिन पर करना चाहिए। लेकिन श्रमिक अधिक लगने से फसल की लागत बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में निंदा नियंत्रण के लिए निंदानाशक रसायन का छिड़काव करने से भी खरपतवार का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए आप पेंडिमिथिलिन दवा की 3.3 लीटर दवा को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बुआई के 72 घंटों के अंदर छिड़काव करने पर मूंग की फसल में खरपतवार नहीं उगते हैं। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18